जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और कई सारे बड़े डिफेंस अपडेट्स लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए। उन सब अपडेट्स पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि क्या कुछ वो अपडेट्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट, भारत अपनी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने जा रहा है और देश ही के अंदर अपना खुद का यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वर्क्स इंडिया बनाने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य में जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने वाला है, जिससे हमारी जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। और साथ ही साथ इस पे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो स्वदेशी अवॉक्स है वो क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ जो ब्रह्मोस 2 है, ब्रह्मोस का यानी कि अगला वर्जन जो है, जो और ज़्यादा खतरनाक और मजबूत हो रहा है, जिसकी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रहा है। साथ ही साथ जो आकाश प्राइम है, उसकी भी टेस्टिंग लद्दाख में हो चुकी है। इन सभी अपडेट्स पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कई सारे बड़े अपडेट्स और बड़े अच्छे खुशगवार अपडेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला अवॉक्स इंडिया को भारत सरकार ने मंजूरी देती है। साथ ही साथ आकाश प्राइम नामक जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 12,000 फीट पर लद्दाख के सेक्टर में उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, उसका ट्रायल हो चुका है सक्सेसफुल। साथ ही साथ हम ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जो रशिया और भारत का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, उसमें उसको भी भारत तैयार कर रहा है। सेकंड वेरिएंट तैयार है जो कि बहुत खतरनाक है। किस तरह से देख रहे हैं आप सबसे पहले इन सभी अपडेट्स को, फिर एक एक करके आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आकाश प्राइम पे जाऊंगा। जिस हिसाब से 15,000 फीट पे लद्दाख में इसकी टेस्टिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर इस टेरेन पे अगर आपके वेपन सिस्टम काम करते हैं तो दिस आर द मोस्ट रिलायबल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। उसमें आप ये देखिए, बताया जाता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट, दो मूविंग ऑब्जेक्ट को इसने एक तरह से प्रिसीजन गाइडेंस से इसने उसको न्यूट्रलाइज किया। इसका मतलब ये है कि भारत ने अपनी जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से कारगर हुई, जिसमें हमने पाकिस्तान और टर्किश ड्रोन्स को हमने न्यूट्रलाइज किया है, उसके बाद हमने जिस हिसाब से इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, तो एक तरह से हम अपनी जो डिफेंस सिस्टम्स है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान को हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में मालूम पड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी व्यवस्था करेगा कि फ्यूचर में वो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक तरह से न्यूट्रलाइज करके, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करके हमारे यहाँ पे फॉर्म ऑफ ड्रोन भेजेगा। अभी लास्ट टाइम बताया जाता है 400 से 500 ड्रोन भेजे, इस बार वो 1,000 से 2,000 ड्रोन भेजेगा। तो कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रहा है कि इसके अंदर हमारे जो जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उसको अपग्रेड कर रहा है। और इसके अंदर बताया जाता है कि इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है, और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है कि जो ड्रोन लो अल्टीट्यूड में भी अगर आते हैं उसको भी ये डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ब्राजील हमारे पे इंटरेस्टेड था। फिर सडनली न्यूज आई थी कि ब्राजील इज नॉट इंटरेस्टेड इन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने इटली का मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रेफर किया है। भारत सरकार ने क्या किया कि जो अवाक्स है, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट लाइकली था कि वो ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर को देने वाला था, वो कॉन्ट्रैक्ट अब उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब बोला है कि हम इसको स्वदेश में हम अब खुद ही बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने देशी कंपनी जैसे अदानी एरोस्पेस है और बाकी जो कंसर्न है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब जो भारत के पास जो अभी अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसका जो ये जो बनाया हुआ है बोइंग एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाया हुआ है। इस बार भारत सरकार क्या कर रही है, जो नॉर्मल प्लेन होता है एयरबस का, वो एयर इंडिया से ले रही है। उसके अंदर वो एक तरह से फुल फ्लेज कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार्स बना रहा है, ताकि वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं एनिमी एयरक्राफ्ट को, ग्राउंड सेंसर्स को, और जो भी जो जो दूर से अगर कोई एयरक्राफ्ट आता रहे या मिसाइल्स आती रही या कोई ड्रोन्स आता रहे, उन सबको डिटेक्ट कर सकता है। ये जो एवॉक्स होता है, एक तरह से
एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके अंदर हम एक एरिया में हम टोटली एक तरह से हमारी सीमा के लिए ज़रूरी भी है। आपको ध्यान होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 2 एवाक्स को एक न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। S-400 हमारे S-400 सिस्टम ने 315 किलोमीटर दूर मिसाइल से छोड़ के पाकिस्तान का जो स्वीडन का साप का एवैक्स है उसको तबाह कर दिया था। अब भारत अपने खुद के एवैक्स बना रहा है, 6 एवैक्स बना रहा है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने अदानी एरोस्पेस को 20,000 करोड़ के लिए, और इसको नेतृत्व बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ब्राज़ील ने हमें एक तरह से पहले तो इंटरेस्ट दिखाया था और बोला था कि हम रेसिप्रोकल डिफेंस एक्सचेंज करेंगे। हम आपसे आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लेंगे, आप हमारा जो स्पेशलाइज़ेशन है, आप उसको आप अडॉप्ट करिए। ये दोनों चीज़ ऐसी हो गई है कि ब्राज़ील को सोचने में पड़ गया होगा कि उन्होंने आकाश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैंसल क्यों किया? सबसे पहले तो हम जो अपना टेक्नोलॉजी है, हम इसको कॉन्स्टेंटली उमेश अपग्रेड जी, करते जाएँ। आकाश प्राइम की हम सक्सेसफुल ट्रायल की बात कर रहे हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको 15,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है, और जिस पे आपने बात भी की, जिससे समझ में ये आता है कि जो चीनी, टर्की और पाकिस्तानी जितनी भी हमने मिसाइल्स और वो सारे कुछ देखे थे, उन सब की तो नींद उड़ जाएगी इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद, क्योंकि जिस तरह से भारत अब ये सेकंड वेरिएंट जो आकाश का है उसको सक्सेसफुली ट्रायल उसका हो चुका है, तो उसके बाद तो ये तो है कि कोई भी दुश्मन सामने आया उसकी हार तय है, जिस तरह से भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता जा रहा है। देखिए, वो तो होना ही है, क्योंकि आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में टर्की के ड्रोन्स आए थे, चाइनीज़ के ड्रोन्स आए थे। उन एक्चुअली युद्ध लग रहा था पाकिस्तान पर, युद्ध किसके वेपन सिस्टम्स का यूज़ कर रहा था? वो टर्किश और चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स का यूज़ कर रहा था, चाइनीज़ ड्रोन्स का यूज़ कर रहा था। तो इसका हम्म। हमने जो टेस्टिंग किया, एक तरह से हमने एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हासिल कर लिया है टर्की से और चाइना के ऊपर। एब्सोल्युटली, लेकिन अब हम एवॉक्स पे बात करते हैं, तो एवॉक्स भारत अब अपना खुद का एवॉक्स बनाने जा रहा है, जिसको सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि तो अपना खुद का इंडिजिनस एवॉक्स क्यों हमें चाहिए, क्यों जरूरी है? देखिए, जो एवॉक्स होता है आपकी जो एयर स्पेस में ये उड़ता रहता है, एक तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के लिए काम आता है। और हम्म। इसका जो रेडार रहता है, बहुत ही पावरफुल रेडार रहते हैं, और वो दुश्मन के एरिया से अगर कोई भी प्लेन अगर भारत की तरफ आता है तो अर्ली डिटेक्ट कर लेता है। अगर कोई मिसाइल छोड़ी जाती है, या अगर आप समझ लीजिए ड्रोन्स का हमला होता है, क्योंकि आजकल ड्रोन्स का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक तरह से एयरबोर्न कमांड सेंटर है। एयर के अंदर एक चलता-फिरता कमांड सेंटर है, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करता है और एक तरह से चुपचाप अपना काम करता रहता है, और अपना काम करके वो जो हमारे जो डेटा है, वो हमारे कमांड सेंटर पे वापस भेज के हम अच्छा सही तरीके से एक डिसीजन भी ले सकते हैं कि कौन-सी मिसाइल यूज़ करना चाहिए, किस तरह का रिस्पॉन्स हमें देना चाहिए। ये सब अंबर जी स्प्लिट सेकंड्स में हमें देने की ज़रूरत है। तो इन्फॉर्मेशन हमें जितनी जल्दी मिलेगी, हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा रिस्पॉन्स टाइम, हमारा रिएक्शन टाइम उतना अच्छा होगा, और हम दुश्मन को जो थ्रेट्स हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि आकाश प्राइम का जो ऑब्जेक्टिव है कि जितनी जल्दी हम दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को दुश्मन के वेपन सिस्टम्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कौन-सी मिसाइल्स के द्वारा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब आपको मालूम है इतना वॉल्यूमिनस डेटा आता है, क्योंकि रेडार से आते हैं, इंटीग्रेटेड रेडार्स होते हैं, सेंसर्स होता है, सब जगह से डेटा कलेक्ट होता है, और फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है कि उसके बाद डिसाइड किया जाता है कौन-सी मिसाइल यूज़ करनी पड़ेगी। क्या आपको 100 किलोमीटर वाली मिसाइल यूज़ करनी पड़ेगी या 200 किलोमीटर वाली यूज़ करनी पड़ेगी? ये सब होता है स्प्लिट सेकंड्स में। तो ये टाइम फैक्टर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और एवॉक्स आपको एयर में जो काम मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको लैंड में आपको जो एडवांटेज देता है, टाइम एडवांटेज, द सेम एडवांटेज एवॉक्स आपको एयर में देता है।
अब हम ब्रह्मोस 2 की बात करते हैं। ब्रह्मोस 2 को बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस है उससे 3 गुना तेज ये है, और काफी खतरनाक ये माना जा रहा है। और जो चीन का DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको काफी बड़ी चुनौती देने की ये क्षमता रखता है। और स्पीड इसकी बताई जा रही है कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। और जो हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उस फील्ड में ये बहुत आगे भारत को पहुंचाने वाला है। उमेश जी, क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं? देखिए, ब्रह्मोस का हमने जलवा ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, जब बताया जाता है कि नूर खान एयरबेस पे हमने कथित रूप से पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो प्रोजेक्टाइल्स है उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, और पाकिस्तान के पास से बहुत स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पास 30 सेकंड का ही रिस्पॉन्स टाइम है। अगर हमें कुछ पाकिस्तान में ब्रह्मोस की दहशत है। अब ब्रह्मोस से बढ़कर हम ब्रह्मोस का बाप बना रहे हैं, ब्रह्मोस एंड नेक्स्ट जनरेशन। इसमें बताया जाता है कि जो ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 2.8 मार्क है, और इसकी स्पीड रहेगी अराउंड मार्क 9। और इसका जो पेलोड रहेगा इट वुड बी अराउंड 1000 किलो। और ब्रह्मोस के अंदर शायद 300 किलो तक का आपका पेलोड होता है। और जो रेंज होती है ब्रह्मोस की उसकी 300 से 490 किलोमीटर की है। इसकी जो रेंज होगी वो 1500 किलोमीटर की रहेगी। और बताया जाता है कि इस मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, वर्ल्ड का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको एक तरह से रोक नहीं सकता, इस इन मिसाइल्स को रोक नहीं सकता। और आपने देखा है कि रशिया की ऑर्शनिक मिसाइल है, जिसमें बताया जाता है कि एक ही मिसाइल से 6 से 7 पेलोड्स हम एक तरह से यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर जो ब्रह्मोस की मिसाइल है, इसके अंदर भी MIRV टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स एटमॉस्फेयर में ये एक ही मिसाइल के थ्रू 6 टारगेट कर सकता है। अगर आप समझ लीजिए, अगर मैं एक बताना चाहता हूँ, अगर हमने चाइना पे अगर हमने हमला करने की कोशिश की, अगर हमने मिसाइल डायरेक्ट की है शेंजन पे, तो कहीं पे एटमॉस्फेयर में रुक के ये शेंजन के अलावा ग्वांगझो, बीजिंग, शंघाई सब जगह हमला कर सकता है, ऐसे 6 से 7 जगह पे वन मिसाइल के थ्रू। और भारत ने अभी आपको मालूम है स्क्रैमजेट इंजन का टेस्टिंग किया था। स्क्रैमजेट इंजन का टेस्टिंग 1000 सेकेंड्स के लिए किया था। ये हाइपरसोनिक मिसाइल में यूज करने वाला है। और भारत ने एक तरह से इसके ऊपर काम करना चालू भी कर दिया है। और बताया जाता है कि 2 साल में, मोस्टली बाय 2 years, एट द एंड ऑफ 2026, ये मिसाइल भारत के डेवलपमेंट ट्रायल्स में आ जाएगी। और भारत के पास ये मिसाइल होने से भारत विल बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड which will have hypersonic missiles after Russia, अमेरिका, चाइना, एंड राइट नाउ इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री। जैसे तो और एक चीज आप ये देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि चीन के साथ हमें अल्टीमेटली आपको मालूम है कि चीन हमेशा पाकिस्तान को यूज करता है एज ए प्रॉक्सी। तो कल पाकिस्तान को वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे सकता है। तो हमें एक तरह से उसको काउंटर करने के लिए हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और भारतीय सरकार अभी उसके ऊपर ध्यान दे रही है। और डिफेंस जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए भी उन्होंने एक तरह से अप्रूवल दे दी है। और कुछ 1 या 2 साल में हम इसके रियल डेवलपमेंट वर्जन भी देख सकेंगे। और उसके बाद ये फुल फ्लेज प्रोडक्शन में भी आ जाएगा, और इंडक्शन हो जाएगी इंडियन आर्मी में भी। जी बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मोस 2 है वो जो मल्टी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अलग-अलग उससे लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ज़मीन, समुद्र और हवा से उसको लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर्स है। और सवाल और इसमें ये भी निकल कर आता है कि जिस तरह से इस पूरे रीजन में हालात बने हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं जो पावर बैलेंस है, उसको करने में भी ये भारत के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हाँ, का टेंशन्स चल रही है पूरे रीजन में। बरोबर आपने बोला है कि, और इसको भारत ने इसका नाम प्रोजेक्ट विष्णु भी दिया है। कुछ सर्कल्स में बात की जा रही है कि भारत का प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर ये एक हुँ, हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी बना, हाइपरसोनिक ग्लेडिएटर व्हीकल भी बना रहा है। तो एक हुँ, तरह से सिर्फ मिसाइल ऐसी होगी कि इसका मिड फ्लाइट में इसका आप इसका जो टारगेट है वो चेंज कर सकते हो।
अगर मिड फ्लाइट में अगर आप समझ लीजिए आपने अगर भारत ने अगर समझ लीजिए इस्लामाबाद पे हमला कर रहा है और आपको लगा कि पिंडी पे करना है, तो मिड फ्लाइट आप उसके लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। तो ये एक तरह से घातक हुँ, रहेगी और इससे दुश्मन को रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिलेगा। भारत ने एक तरह से इस मिसाइल को डेवलप करने की बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये देख रहे हैं कि हुँ, पाकिस्तान भी कंटिन्यूअसली यूएस के साथ मिल चुका है और बताया जाता है कि वो अभी अमेरिकन सिस्टम्स को प्रेफ़र कर रहा है और अमेरिका को भरोसा नहीं है कि हुँ, वो पाकिस्तान को जो वेपन सिस्टम्स है वो दे भी सकता है। तो हमें अपना जो हुँ। कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, वो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं और जिस तरह का पूरे इस रीजन में सिचुएशन बनी हुई है, उस सब स में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हम ब्रह्मोस रूट की बात करें, कहीं न कहीं पावर बैलेंसिंग में वो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है और जिस तरह से भारत एयर डिफेंस हो या ओवरऑल सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं, उनको और मज़बूत बनाने में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो ख़ास तौर से, वैसे तो लगातार भारत काम कर रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके तहत डिफेंस सेक्टर में काफ़ी कुछ भारत ने काम किया है और लगातार हम उस पे अपडेट्स लेकर आते हैं और चर्चा करते हैं उन सभी अपडेट्स पर। लेकिन आज के जो बड़े 3 अहम अपडेट्स रहे जिसमें हमने अवॉक्स की बात की, मिसाइल की और आकाश प्राइम। 3 बड़े अपडेट्स जो कि लेटेस्ट हैं और तीनों बड़े अहम हैं, जो भारत की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। उमेश जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं बिफोर आई क्लोज़ द शो? बस एक ही चीज़ है अंबर जी, भारत के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। S-400 का जो एमआरओ फैसिलिटी है वो भारत के अंदर अभी बनने वाला है। भारत हुँ, ने एक तरह से जर्मनी से वो एक एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी ले रहे हैं ताकि वो स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज़ कर सके। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए भी आपको मालूम है एल-एन-टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जिसमें 2 हुँ, न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत बनाने वाला है। और हुँ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अक्रॉस द रीजन और अभी तो ये भी न्यूज़ आया है कि एल-एन-टी जो कंपनी है, भारत की कंपनी, चेन्नई के पास काट्टुपिल्लई में वो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है ताकि जो अभी एमआरओ फैसिलिटी है, एमआरओ से वो उसको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप कर पाएगी। तो हुँ, डेवलपमेंट तो अच्छे दिख रहे हैं और भारत जिस हिसाब से अग्रसर है, एक भारत के अंदर एक मिलिट्री इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और भारत का खुद का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार हो रहा है अक्रॉस द नेशन। ये मैं देखता जा रहा हूँ और इसमें अ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया का जो स्वप्न रखा था 2014 में, आज हम देख चुके हैं कि भारत के अंदर अगर इंडिजिनाइज़ेशन ऑफ वेपन सिस्टम्स होता है, ये हमने जो देखा है, ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका कमाल देखा है। जो मोदी जी का जो विज़न है, वो हमें 2014 में किया हुआ विज़न का जो हमने चमत्कार देखा, वो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में देखा। उसको भी हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो पाकिस्तान ने मजबूर किया जिसके कारण हमें दिखाना पड़ रहा है। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जैसे-जैसे टाइम आएगा और जैसे-जैसे मीडिया में रिलीज़ होगा, वो सारे डेवलपमेंट्स हम आपके सामने लेके आएँगे। बस इतना ही मेंबर जी। जी। जी, बिल्कुल और बहुत बेहतरीन अपडेट्स हैं जिसको आज हम लेकर आए हैं और सभी दर्शकों के साथ साझा किए और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, पूरी सुरक्षा या सिक्योरिटी पूरे सिस्टम की बात करते हैं, उसको काफ़ी मज़बूत करने में ये अहम साबित हो सकते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।